नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है और सत्र की शुरुआत सुबह 11 बजे सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ होगी। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इकोनॉमिक सर्वे यानी आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी यानी कल संसद में आम बजट पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी। संसद के बजट सत्र का जो पहला भाग है वो आज यानी 31 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगा। इसके बाद 14 फरवरी से 12 मार्च तक सदन की कार्यवाही नहीं होगी और इस दौरान विभागों से संबद्ध संसदीय स्थायी समितियां अनुदान की मांगों की समीक्षा करेंगी और अपने मंत्रालय और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार करेंगी। और इसके बाद बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा और 6 अप्रैल तक चलेगा। दूसरे चरण में संसद के दोनों सदनों में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी, जिसके बाद विधेयक को दोनों सदनों से पास कराया जाएगा। 31 जनवरी से 6 अप्रैल तक कुल 66 दिन हैं। इनमें 27 बैठकें होनी हैं। तो आज से हो रहा है सत्र का आगाज और इससे पहले हम हाजिर हैं संसद में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति के काफिले की सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जब राष्ट्रपति का काफिला संसद भवन की ओर रवाना होगा। साथ ही सुबह 11 बजे से राष्ट्रपति के अभिभाषण का केंद्रीय कक्ष से सीधा प्रसारण भी आप संसद टीवी पर देख सकेंगे। एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मेरे 2 सहयोगी मौजूद हैं। हमारी संवाददाता कृति मिश्रा मौजूद है जो हमें राज्यसभा से जुड़ा हर अपडेट देंगी। लोकसभा से जुड़ी तमाम जानकारी देंगे हमारे संवाददाता सूरज मोहन झा। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ फिलहाल ऑनलाइन जुड़ रहे हैं राज्यसभा से बीजेडी सांसद सुजीत कुमार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत सुजीत जी संसद में आज में जुड़ने के लिए। राज्यसभा से कांग्रेस सांसद पी भट्टाचार्य स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। पी भट्टाचार्य जी बहुत बहुत आपका स्वागत है और शुक्रिया हमारे साथ संसद में आज में जुड़ने के लिए। लोकसभा से बीएसपी के सांसद मलूक नागर जी भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मलूक नागर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रामकृपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका भी कार्यक्रम में। सभी मेहमानों का एक बार फिर से स्वागत। एजेंडे को लेकर तीनों मेहमानों से हम विस्तार से बातचीत करेंगे। साथ ही सुजीत जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं संसद में आज की सुर्खियां। संसद के बजट सत्र की आज से शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार करेंगी संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में सभा पटल पर रखी जाएंगी अभिभाषण की कॉपी। और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद दोनों सदनों में पेश किया जाएगा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगे इकोनॉमिक सर्वे पेश। अर्थव्यवस्था से जुड़ी हर गतिविधि का होगा लेखा जोखा। अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम एक बार नजर डालते हैं कि बीते सत्र यानी शीतकालीन सत्र में क्या कुछ खास रहा, ये एक छोटे से रिकैप के जरिए देखते हैं। शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में 102% से ज्यादा कामकाज देखने को मिला है। वहीं लोकसभा की प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता की बात करें तो 97% उत्पादकता लोकसभा में शीतकालीन सत्र के दौरान रही है। लोकसभा में 9 विधेयक पेश किए गए, 7 विधेयक को सदन में पारित किया। इसके साथ ही सदस्यों ने शून्यकाल के दौरान लोक महत्व के 374 मुद्दे उठाए। राज्यसभा ने शीतकालीन सत्र के दौरान 9 विधेयक चर्चा के बाद वापस लौट आए। सदन में 31 निजी सदस्य विधेयक भी पेश किए गए। और आइए पहले सीधा संसद भवन परिसर में मौजूद मेरे सहयोगी सूरज मोहन झा का रुख करते हैं। सूरज, आज से शुरुआत हो रही है, 66 दिन है, उनमें 27 बैठकें हैं जो इस सत्र के दौरान होनी है। हम जानते हैं कि वित्तीय कामकाज के लिहाज से जो बजट सत्र है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन और भी कई ऐसी बातें हैं जो इस सत्र को खास बना रही हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण भी हम देखेंगे, किस तरह से खास रहेगा, क्या संभावनाएं? बिल्कुल प्रीति, अगर हम 7वीं लोकसभा के 11वें सत्र की बात करें तो काफी ऐतिहासिक रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये पहला अभिभाषण रहने वाला है जो संयुक्त बैठक होगी लोकसभा और राज्यसभा की उसका। और संभवतः इस संसद भवन में जो कि पुराना संसद भवन है उसमें भी ये आखिरी राष्ट्रपति का संयुक्त बैठक अभिभाषण होने जा रहा है। इसके बाद जैसा कि बताया जा रहा है कि नई संसद भवन में ही ये हुआ करेगा, तो एक अपने आप में एक ऐतिहासिक है। उसके बाद
चूंकि 17वीं लोकसभा का ये आखिरी पूर्ण बजट है, तो उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण सत्र है प्रीति, और इसलिए इस बार बजट सत्र को भी काफ़ी गंभीरता से देखा जा रहा है, क्योंकि एक साल बाद चुनावी रण में सबको उतरना है। तो इस लिहाज से भी तमाम राजनीतिक दलों ने भी अपनी कमर कस ली है। कल हमने प्रीति देखा था, सर्वदलीय बैठक हुई थी जो संसद भवन प्रांगण में, उसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पीयूष गोयल जो कि राज्यसभा में नेता सदन है वो मौजूद थे, संसदीय कार्य मंत्री थे। उसके अलावा 27 दल उसमें शामिल थे, उनके 37 नेता वहाँ शामिल थे। कांग्रेस नहीं थी, चूंकि उन्होंने लिखकर पहले ही संसदीय कार्य मंत्रालय को दे दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा और वहाँ मौसम खराब होने की वजह से वो लोग बैठक में नहीं आ पाए हैं। बिल्कुल सूरज आ रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे तमाम तरह के मुद्दे इस सत्र के लिहाज से उठाए गए, चूंकि बिल्कुल सूरज आपके पास हम दोबारा रुक करेंगे। रामकृपाल जी, आज शुरुआत आपसे करेंगे हम सत्र को लेकर। थोड़ा हमें समझाइए, ये सत्र जो है वो किस मायने में अहम माना जाए? हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तो बात कर ही रहे हैं, उनका पहला अभिभाषण हमें आज सुनाई देगा। इसके अलावा सूरज भी कुछ पॉइंट्स हैं जो बता रहे हैं संसद भवन को लेकर। हम ये भी जानते हैं कि जो केंद्र सरकार है फिलहाल, नरेंद्र मोदी की सरकार, उनका अंतिम पूर्ण बजट है जो अगला चुनाव होना है, आम चुनाव, उससे पहले किस तरह से इस सत्र को देख रहे हैं? कितना महत्व समझा जाए इसका? देखिए, मैं जैसा कि आपने कहा कि आम चुनाव से पहले का ये शायद आखिरी बजट होगा। जाहिर सी बात है कि इस बजट को लेकर के पूरे देश और पूरी दुनिया की निगाहें हैं हिंदुस्तान पर कि किस तरह का बजट होगा। और ये बजट जैसा कि सिर्फ यही नहीं होगा कि लेखा जोखा का होगा, ये बजट दो तरह की है कि बिल्कुल पॉपुलिस्ट होगा या लंबे लक्ष्य के लिए बिल्कुल नीतिगत बजट होगा, ये देखना पड़ेगा। और जो एक कंटिन्यूएशन रहा 8 साल का 9 साल का मोदी जी का जो सफ़र रहा है, और आगे के लिए तो इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का पूरी तरह से ध्यान होगा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, और ये जैसा कि आपके संवाददाता ने कहा कि इस बिल्डिंग से शायद यह आखिरी होगा, उसके बाद हम नए भवन में, जिसका एक झलक दिखी है, जाएंगे। तो हर तरह से महत्वपूर्ण होगा। राजनीति जिस तरह से जिस अपने मुकाम पर है, इस बजट को सिर्फ वो आर्थिक आंकड़ों का ही नहीं, बल्कि इसको नए भारत को, जिस भारत की बात की गई थी, उसको हम कहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत सारी चीज़ें तो आज ही इकोनॉमिक सर्वे में दिखाई पड़ जाएंगी। और पूरी तरह सत्ता और विपक्ष और पूरी जनता, नेता, सभी लोग ये बड़े ध्यान से और गौर से देखेंगे कि आज का जो समय है, जिस तरह से इंडिया के लिए कहा जाता है कि हाईएस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनेगी, तो इस बजट से भी पता चलेगा कि हम आज कहाँ खड़े हैं और आने वाला समय पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है कि क्या होगा। बिल्कुल। सुजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले सुजीत जी का हम रुख करते हैं। सुजीत जी बताइए, आप किन मायनों में इस सत्र को अहम मान रहे हैं? हम जानते हैं कि बजट बहुत बड़ा एक भाग होता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज शुरुआत होगी, आर्थिक सर्वेक्षण भी आज हम देखेंगे और कल बजट पेश होगा। जिस तरह से अभी रामकृपाल जी भी जिक्र कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की नजरें हैं, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमको बनना है, जल्दी हम हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। तमाम जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं उनके अलग अलग कयास हैं। इस बीच ये बजट कितना अहम होगा और ये सत्र एक तरह से वित्तीय और विधायी दोनों ही मामलों में कितना अहम मान रहे हैं आप? प्रीति जी, देखिए, आज महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण है और ये कस्टमरी है। तो इसमें ये जो सरकार का जो उपलब्धियां हैं और सरकार के आगे वाले दिनों का जो ब्लूप्रिंट है, इसको माननीय राष्ट्रपति जी बताएंगे। तो ये एक कस्टमरी है। लेकिन बजट जो है, हर साल का बजट वैसे अहम होता है, लेकिन इस साल का बजट मेरे ख्याल से बहुत ही अहम है, क्योंकि ये आम चुनाव से पहले लास्ट पूर्ण बजट है। और जो कोविड महामारी के बाद जो ये फर्स्ट पोस्ट रिकवरी वाला बजट है। और तीसरा है कि आप पूरी विश्व आज एक रिसेशन के दौर में गुजर रहा है। ग्रोथ रेट जो अभी रामकृपाल जी बता रहे थे बहुत कम है बाकी देशों का, लेकिन अभी इंडिया का ग्रोथ रेट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम लोग 2025 में उस पहुंचने का बात कर रहे हैं। अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 3rd लार्जेस्ट होने का है, 2027-28 तक हो जाएगा।
तो इस मायने से बजट बहुत अहम है। और क्योंकि ये चुनावी बजट जो लोग कह रहे हैं कि ये थोड़ा पॉपुलिस्ट बजट होगा, तो अभी देखना है कि इसमें क्या करें, क्योंकि देखिए पैसा तो उतना ही है। अभी जो रेवेन्यू कम होते जा रहा है, क्योंकि कोविड के चलते एमएसएमई जी। सेक्टर में डाउनफॉल था और टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन अभी कम हुआ है। तो कैसे वित्त मंत्री जी फिजिकल प्रूडेंस, फिजिकल डिसिप्लिन कैसे बना पाती हैं, और जो टैक्स रेवेन्यू को कैसे बढ़ा पाती हैं, क्योंकि अभी 5% लोग ही देश में हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। जो 140 करोड़ में जनता में से सिर्फ 5% लोग ही टैक्स भरे हैं। तो क्या इस साल वो ये टैक्स बेस को बढ़ा पाएंगी, जी। टैक्स रेट को, मिडिल क्लास को कुछ रिलीफ दे पाएंगी? ये सब बहुत सारे अहम चर्चा है। और जो मैं बार बार कहता हूँ, हेल्थ में और एजुकेशन में, इस दोनों में खर्च करना चाहिए। देखिए आज कोठारी कमीशन 1960s में कहा था, 68 में कहा था कि 6% खर्च होना चाहिए एजुकेशन में। आज हम लोग 3.5%, 4% के आसपास खर्च कर रहे हैं। हेल्थ में 2.5% खर्च करने की बात हमेशा कही जाती है। कोविड में थोड़ा सा बढ़ा था, लेकिन अभी फिर वही 1.4, 1.5% खर्च हो रहा है। तो ये सब जो सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर है, इसको कैसे वित्त मंत्री जी इसको बैलेंस करेंगी? डिफेंस में अभी चाइना का दबाव सबको पता है, तो डिफेंस एक बहुत अहम है। डिफेंस में भी स्टैंडिंग कमेटी ने कई बार कह चुका है कि 3% ऑफ जीडीपी का डिफेंस में खर्च होना चाहिए। वो भी नहीं, अब 2.1% तक ही खर्च हो रहा है। जी। तो ये बैलेंस बहुत ट्रिकी होता है। तो ये कैसे वित्त मंत्री जी इसको करेंगे, ये करेंगी? तो ये अहम सवाल है। बिल्कुल। और जो, क्योंकि इलेक्शन ईयर है, तो सब्सिडीज तो हटा नहीं पाएंगी। सब्सिडीज, फर्टिलाइजर सब्सिडी हो या कोई भी ये सब्सिडी हो, तो ये तो बढ़ते जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। और एक अच्छी बात लास्ट बजट में जो देखी गई थी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफी पैसा ईयरमार्क किया गया था। क्या वित्त मंत्री इस साल भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कैपिटल एक्सपेंडिचर पे इस बार भी फोकस रखेंगी? तो ये सब देखने वाली बात है। ठीक है, बिल्कुल सुजीत जी, तमाम बड़ी बातें हैं जिन पर आपने कहा है कि खासतौर से आपकी और तमाम लोगों की नज़र रह सकती है। मलूक नागर जी, आपकी क्या उम्मीदें इस सत्र को लेकर? हम जानते हैं कि अगर इस सरकार की बात करें तो 2014 से अब तक कुल 9 बजट पेश हुए हैं। इस बार 10वां बजट है और वित्त मंत्री 5वां अपना बजट पेश करने वाली है। किस तरह की उम्मीदें लग रही हैं इस पूरे सत्र से और बजट को लेकर आपको? मुझे तो लगता है कि सरकार के कार्यकाल में जहां करीब 8.5 साल पूरे हो गए हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण अब की बार बजट रहेगा। और उसके मुख्य रूप से 3 कारण हैं। एक तो ये, जो रिवेन्यू है वो करीब 23 लाख करोड़ 22,80,000 करोड़ के करीब इकट्ठा हो रहा है। और जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, वो करीब 39,70,80,000 करोड़ हो रहा है। तो 16,80,000, 16,70,000 करोड़ जो है कम पड़ रहा है। एक तरफ उसे कैसे बैलेंस करें, क्योंकि जो देश ने जो कर्जा पहली सरकारों ने भी जो लिया हुआ था और इस सरकार ने भी जो लिया है, वो 10,80,000, 11 लाख करोड़ के करीब है, जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। तो अब दूसरी तरफ 2024 का चुनाव आने वाला है। तो जो 2018 का जो बजट आया था, उसको जो लुब्रिकेंट बनाया था इस सरकार ने, तो अब उसी पैटर्न पे इस 2023 में, और जो पूर्ण रूप से जो आखिरी बजट है जो अगली बार 2024 में आएगा 1 फरवरी को, वो आंशिक होगा। तो इसको लुब्रिकेंट कैसे बनाए, एक चुनौती तो सरकार के सामने ये है। दूसरी सरकार के सामने चुनौती ये है कि अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करना चाहते हैं और बिजनेस सेक्टर को अगर बढ़ाते नहीं है, विदेशी पैटर्न पर बिजनेसमैनों को सुविधा नहीं देते हैं, तो बिजनेस मर जाएगा। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे जाएगी? और अगर बिजनेस सेक्टर को सपोर्ट करते हैं पूरी तरीके से, तो लोग अडानी अंबानी और दूसरी चीजें कह करके सरकार को घेरते हैं, तो आम लोग थोड़े खिसक जाएंगे, तो वोटर भाग जाएंगे। तीसरा, जो बजट जो कर्जा हमारे देश पे था, वो लगातार इतना बढ़ता जा रहा है, और अगली 1 साल में अगर और कर्जा लेते हैं तो कैसे बैलेंस करेंगे? क्योंकि जो देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चारों तरफ फैल रहा है, जो तरक्की, एक नए भारत का नवनिर्माण हो रहा है, तो उसे कैसे करेंगे? तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि सरकार 100% 2024 के लोकसभा के चुनाव जो देश में होने हैं, उसको लेकर के पिछड़ों के, दलितों के और उद्योगों के, देश के सभी सेक्टरों में ऐसा बजट पेश करेंगे जिससे कि उनका ध्यान रखा जाए। ऐसा लगे जो 2018 में लगी थी। मुझे ये पूरी उम्मीद है। ठीक है, ठीक है, बारे में भी जरूर सोचें। ठीक है। पी भट्टाचार्य जी,
आप बताइए, आपको क्या संभावनाएं और उम्मीदें इस सत्र को लेकर? एक बार फिर हमने देखा सत्र के पहले आम राय बनाने की कोशिश की गई और सरकार की तरफ से कहा गया है कि सभी मुद्दों पर वो चर्चा के लिए भी तैयार है। बजट के लिहाज से, वित्तीय कामकाज के लिहाज से ये सत्र काफी अहम है। आज हम राष्ट्रपति का अभिभाषण देखेंगे जिसमें सरकार की नीतियों का विवरण भी होगा। किस तरह की संभावनाएं आपकी नजर में सत्र को लेकर? Things are like this. राष्ट्रपति जी आज तो अभिभाषण दे देंगे, बट दिस इज प्रैक्टिकली ए कस्टमरी मैटर फॉर अ लॉन्ग टाइम इट हैज बीन डूइंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, so nothing new in it, and what the honorable president is saying, or that has been prepared by the cabinet, so that is the reflection of the government viewpoint, nothing else of it. But in regard to the budget, I think it is a very critical situation nowadays. Particularly the GDP growth, I do not know how far it will be increased, is number one. Number two, I do not know how Honorable Finance Minister will give the assurance to the unemployed youth, huge unemployed in the country, that they will get employment. In our country is the biggest problem, but the government has not yet been taken a proper priority to this sector. Number three is the very another important portion is that is the price rise. That is beyond the control of the government. How they like to control these things. We hope Honorable Finance Minister will come forward and tell to the people of the country that this way I will be able to control the price rise. And third is I regard that the public sector industries, some sort of protection has to be given to the private sector industries. But the private sector industries are getting some sort of help and assistance from the government, but there is no return. The government himself and herself is saying, the government impression is that the way they are giving concession to the private sector, they are not getting the proper result out of that. In that case, the public sector industry, we shall have to think it in different way. Otherwise, it will be difficult to make our economy in balance. You can recall, while all over the world there is a terrific recession. That time India was survived. Manmohan Singh ji, that time he was the Prime Minister. India survived. Only reason is this, is the public sector and private sector that balance somehow has been made. So I feel this time the Honorable Prime Minister and Honorable Finance Minister will also think over this matter. Suppose the biggest industry, that is the defense production, why they are injecting some sort of privatization in that matter? In a real, what is the use of doing this thing? In banking sector, there is no reason to do this thing. So some sectors should be there. There we have the buffer sector, and there all these buffer sectors should be well protected by the government of India. पी भट्टाचार्य जी, बिल्कुल ठीक है। सुजीत जी, पी भट्टाचार्य जी ने भी तमाम बातें हैं प्राइस राइज, एम्प्लॉयमेंट को लेकर और साथ ही पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स के तालमेल को लेकर जो चिंताएं हैं, जो कंसर्न है, जाहिर तौर पर इन्हें लेकर नजर रहने वाली है उनकी, खास तौर से क्या सरकार की नीति आगे रहती है। जो सत्र के पहले जिस तरह की बैठक हुई है, हम जानते हैं कि 27 दलों के 37 नेता इस बैठक में मौजूद भी रहे हैं और एक तरह से एक आम राय बनाने की कोशिश भी होती है। और हमने शीतकालीन सत्र को लेकर, प्रोडक्टिविटी को लेकर बात भी की है, किस तरह से अच्छी प्रोडक्टिविटी पिछले सत्र में हमें देखने को मिली है। कुल मिलाकर, क्योंकि हम सीधे तस्वीरें भी अभी देख पा रहे हैं सुजीत जी, और इस पर भी हम लगातार बात करते हुए आपसे आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो कि संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। कुल 27 बैठकें हैं जो इस सत्र में होनी है। 66 दिनों का ये सत्र रहेगा, जिसमें बीच में करीब 1 महीने का हम अंतराल यानी रिसेस भी देखेंगे।
जब तमाम विभागों से संबंधित जो समितियां हैं वो काम करती हैं और 27 बैठकें होनी है। बजट के लिहाज से ये सत्र अहम है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ आज बजट सत्र की शुरुआत होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण आज जब वो संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगी हमें सुनने को मिलेगा। सुजीत जी, हम जानते हैं कि वित्तीय कामकाज फोकस में है और राष्ट्रपति का अभिभाषण के बाद उस पर भी चर्चा हम संसद में होती देखेंगे और हम जानते हैं कि इस चर्चा से भी बहुत अहम सुझाव हैं और बहुत अहम ये चर्चा अपने आप में मानी जाती है। प्रोडक्टिविटी के लिहाज से आपको लग रहा है कि बजट सत्र जो है वो इस बार अच्छा मैसेज देगा? मुझे उम्मीद है प्रीति जी, मुझे बहुत उम्मीद है कि इस बार कोई हंगामा या डिस्टर्बन नहीं होगा और प्रोडक्टिविटी इस बार अच्छी रहेगी। विंटर सेशन में भी अच्छी थी। और जो मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे, मेरे को उम्मीद है कि इस बार जो महिला आरक्षण बिल इस बार सरकार इस पर लाएगी, क्योंकि देखिए हर पार्टी बोलती है कि हम समर्थन करते हैं, महिला आरक्षण बिल की समर्थन करेंगे, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुमत होते हुए भी बीजेपी सरकार मोदी की यहाँ ये जो लोकसभा में ये बिल क्यों नहीं ला रहे हैं, क्योंकि ये तो कब से कह रहे हैं, हर पार्टी कह रही है कि ये बिल आनी चाहिए। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि राष्ट्रपति जी के भाषण में भी इसका उल्लेख हो और सरकार इसी सत्र में महिला आरक्षण बिल को लेके आएगा। और इस बार जो मोशन ऑफ थैंक्स है और बजट के ऊपर डिस्कशन होगा, तो कोई मुझे लग रहा नहीं है कि इसमें ज्यादा हंगामा होना चाहिए, क्योंकि ये तो मतलब सारे पार्टीज के लिए इम्पोर्टेंट है ये डिस्कशंस। तो ये उम्मीद मैं रखूंगा कि विमेन रिजर्वेशन बिल जरूर आएगा इस बार और डिस्कशन नहीं होगा। बिल्कुल सुजीत जी। मलूक जी, अगर हम विपक्ष की रणनीति को लेकर बात करें, जैसे मैं बैठक को लेकर भी बात कर रही हूँ, किस तरह की रणनीति रह सकती है? कितना सहयोग जो कि सरकार चाह रही है वो मिले? अच्छी चर्चा बजट पर भी, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब धन्यवाद प्रस्ताव भी हो उस पर भी अच्छी चर्चा हमें देखने को मिले। कितना सहयोग विपक्ष का रहेगा बजट सत्र के दौरान? देखिए, तो जो हम जहाँ तक हमारी पार्टी की बात आती है, हम हमेशा देश हित और जनहित, पिछड़ों के हित और दलित हित और गरीब हित पे सोच करके हमेशा जो सही बात है उसे पूरी तरह सही कहते हैं, सपोर्ट करते हैं। और जहाँ सरकार की कोई खामी रहती है, जहाँ डिमांड होती है कि पिछड़ों के और दलितों के हितों की बात रखनी है, तो हम पूरी तरह उठाते हैं, बिल्कुल संकोच नहीं करते। तो हमारी तरफ से तो अच्छी चीज़ों का हमेशा सपोर्ट मिलता है। लेकिन अगर कुछ लोग पार्लियामेंट में और कुछ पार्टियां जो हमारे साथी बैठे हैं कांग्रेस से, वो अच्छी बात को भी सपोर्ट करने के बजाय बगैर मतलब कि उस पर हंगामा और उद्घन करेंगे, तो वो उनसे पूछा जाए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। जहाँ तक बात है, हम तो चाहते हैं कि लोग हमें चुन के भेजते हैं और अधिकृत करते हैं कि लाख लोग हमें पार्लियामेंट में जाके पार्लियामेंट में बोलने के लिए और देश हित और जनहित में वो हम करते हैं। और आज महामहिम राष्ट्रपति जी मुर्मू जी आज जो अपना भाषण पढ़ेंगी, ये बेसिकली एक जो बजट 1 तारीख को जो कल एक बजट आने वाला है, आज उसका एक परिदृश्य होगा और उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि देश के बारे में सरकार क्या सोचती है या कैबिनेट में पास करके क्या भेजा है आज के अभिभाषण से संबंधित। बिल्कुल, पी भट्टाचार्य जी, यही सवाल मेरा आपसे है, क्या रणनीति रहने वाली है सत्र के दौरान आप लोगों की? We shall have to wait and see what is the attitude of the government of India, how they like to run the house. It depends on that. If they cooperate to opposition, we will cooperate. If they don't want, we will move according to our own decision. बिल्कुल, आइए सीधे हम एक बार फिर से संसद भवन परिसर रुक करेंगे। मेरे सहयोगी कृति मिश्रा राज्यसभा से जुड़ा जो तमाम अपडेट है वो हम तक पहुंचाएंगी। कृति, 27 बैठकें जैसा हम जिक्र कर रहे हैं और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ शुरुआत होनी है। सूरज ने भी हमें काफ़ी और बारीक बातें हैं जो इस सत्र की खासियत रहेंगी उसके बारे में बताया है। किस तरह की संभावनाएं और उम्मीदें हम करें सत्र को लेकर? जी हाँ प्रीति, देखिए जैसा कि आपने कहा कि प्रोडक्टिविटी के लिहाज से या जिस तरह से चर्चा अभी हमारे पैनलिस्ट के बीच में हो रही थी, तो सबसे पहले एक कोट देना चाहूँगी जो पिछले सत्र में चेयरमैन धनखड़ ने कहा था। उन्होंने कहा था कि 1.3 बिलियन पीपल आर लुकिंग अप टू अस एंड वी हैव टू आर्टिकुलेट देयर एस्पिरेशंस एंड सेट हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ एमुलेशन फॉर अदर थिएटर्स ऑफ लेजिस्लेशन इन द कंट्री।
जिसका हमने देखा कि परिणाम रहा कि राज्यसभा की पिछले बार की प्रोडक्टिविटी 103% रही। देखिए, अगर इस बार की बात करें तो 259th सेशन है, जिसकी शुरुआत आज बजट सेशन से हो रही है और राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होगा, जो आर्टिकल 87 के तहत जो व्यवस्था है, जिसमें पहला जो सेशन होता है साल का, उसको राष्ट्रपति ज्वाइंट सिटिंग में वो अपना अभिभाषण दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस बार हम देखेंगे कि किस तरह से सरकार का फोकस है, कैसे पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस होंगे, किस तरह से डायरेक्शन होने वाला है और क्या अचीवमेंट्स है और आगे का किस तरह का सरकार का डायरेक्शन होगा। इसके बाद प्रीति, आगे की अगर हम पहले रिसेस से पहले की पार्ट की बात करें तो उसमें मोशन ऑफ थैंक्स पर डिस्कशन होगा। अभी भी जो बुलेटिन है उसमें प्रोविजनल डेट्स अलॉट कर दी गई हैं मोशन ऑफ थैंक्स के लिए, उस पर भी हमें एक सार्थक चर्चा उच्च सदन में देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आज के दिन की बात करें तो इकोनॉमिक सर्वे टेबल किया जाएगा, जिसमें किस तरह से फिस्कल मैनेजमेंट है, मॉनेटरी मैनेजमेंट है या एक्सटर्नल फैक्टर्स है। देखिए, इस बार का जो भी हमें इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा या बजट मिलेगा, एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक ग्लोबली एक चर्चा है फूड सिक्योरिटी को लेकर, फर्टिलाइजर सिक्योरिटी को लेकर, फ्यूल प्राइसेस को लेकर, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर है, उन सारे फैक्टर्स को अकोमोडेट करते हुए और किस तरह से देखिए लगातार कहा जा रहा है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है इन अदरवाइज ग्लूमी सिनारियो। तो इस तरह से सरकार का किस तरह से फोकस होने वाला है, वो इकोनॉमिक सर्वे के जिस तरह से भी हमें डेटा मिलेगा उस पर एक क्लैरिटी आएगी, तो वो भी आज सदन में रखा जाएगा। और जैसा कि आपने बताया कि लगातार ये कोशिश हुई है कि किस तरह से इस ये जो सत्र है उसको सार्थक बनाया जाए। कल भी ऑल पार्टी मीट में 37 लीडर्स रहे 27 पार्टीज के, और जैसा कि सुजीत कुमार जी मेंबर पार्लियामेंट हमें बता रहे थे कि वुमेन्स रिजर्वेशन बिल की डिमांड किया है बीजेडी ने। इसके अलावा और भी कई पार्टियों ने, चाहे वो प्राइस राइज की बात हो या फिर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो, इस तरह के इश्यूज उठाए हैं। आज राष्ट्रपति अभिभाषण को लेकर एक बड़ा अपडेट जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस की तरफ से, जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस हैं और साथ ही साथ कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी की तरफ से आया है कि कई सारे एमपीज अभी श्रीनगर में फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं या फिर डिलेड हैं, इसलिए कई सारे एमपीज आज राष्ट्रपति अभिभाषण में पहुंच नहीं पाएंगे। ये एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से एक ये अपडेट है। तो आज जिस तरह से दिन आगे होगा तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे साथ ही साथ राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होगा, तो कह सकते हैं कि बेहद महत्वपूर्ण दिन और सभी की आंखें इस पर टिकी रहेंगी। प्रीति। बिल्कुल रामकृपाल जी, जो हम चर्चा भी कर रहे हैं, G20 की अध्यक्षता हमारे पास है, दुनिया भर की नज़रों की जाहिर तौर पर बात हो रही है। इस बीच चुनौती कितनी बड़ी है, चैलेंजेस कितने बड़े हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस पूरी दुनिया की भारत की तरफ हैं और जिस तरह के कयास मैंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं भारत को लेकर, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि $5 ट्रिलियन की इकॉनमी नहीं, $10 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने की क्षमता भारत के अंदर है। कुछ चेंजेस भी सुझाए जा रहे हैं तमाम अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की तरफ से। चैलेंजेस कितने बड़े हैं इस समय सरकार के सामने? देखिए प्रीति जी, जो जितना ही सफल होता है उससे उतना ही ज्यादा उम्मीदें बढ़ जाती हैं। हमेशा ये है, सफलता हमेशा महत्वाकांक्षा को और बढ़ाती है। तो आज जैसा आप देखिए, पूरी दुनिया अगर भारत की तरफ देख रही है कि भारत बहुत आगे जा रहा है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, तमाम संस्थाएं हैं जो ये कह रही हैं कि हाईएस्ट ग्रोथ के साथ इंडिया बढ़ रहा है, लेकिन हमारे ही देश में राजनीतिक दल अगर बड़े ग्लूमी सिचुएशन बताते हैं तो मैं नहीं समझता हूँ कि देखिए, सच्चाई जो होती है वो व्यक्ति की नहीं होती, वो वस्तु की होती है, घटना की होती है। ट्रूथ इज ऑब्जेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। सवाल इस बात का है कि जो आंकड़े आ रहे हैं, जो आपने यहाँ जमीन पर जैसी सच्चाइयाँ आपने देखी हैं, देखिए मैं बहुत बजट पर इसलिए कह रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले क्या था। 20 साल पहले ये होता था कि शिक्षा पर कितना, एजुकेशन, हेल्थ पर कितना, फलाना पर कितना। आज जानती हैं, आज ये सब सारे विभाग एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंस है, अंतरावलंबन है। अब आप ये देखिए कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के एजुकेशन नहीं बढ़ सकती, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के आपका हेल्थ नहीं बढ़ सकता। तो जितनी भी चीज़ें ये हैं, अब जैसे अभी कहा जा रहा था पब्लिक सेक्टर की बात, आप ये बताइए कि पूरा टेलीकम्युनिकेशन पूरी दुनिया में कौन सरकार है जो टेलीकम्युनिकेशन चला रही है? सब कुछ। देखिए, तकनीकी जहाँ से पैदा होती है आप उसका पीछा नहीं कर सकते कि पब्लिक सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है।
आप याद कीजिए 71 में इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस लिए किया था? कि ताकि गरीब का खाता खुले। 70 साल में तो गरीब का खाता नहीं खुला। आपने इमारत का नक्शा बनाया था, मोदी जी ने बिल्डिंग बनाई। तो सवाल इस बात का है कि जो बजट अब तक 8 बार आए हैं उसमें एक कंटिन्यूटी है कि देखिए, चुनौतियां इस धरती पर कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके सामने नहीं हो, लेकिन मुश्किलें हैं, लेकिन हौसले उससे 4 गुने ज्यादा हैं। और हमने जो रास्ता तय किया है आज दुनिया उसको सलाम कर रही है, चाहे वो आर्थिक राजनीतिक हो, सोशियो इकोनॉमिक, कल्चरल, कहीं भी किसी फील्ड में हमारे फैसले को आज दुनिया सलाम कर रही है। तो मेरा रिक्वेस्ट इतना ही होता है। और जैसा कि अभी आपने कहा कल क्या होने वाला है, मैं आज अखबार में सुबह सुबह पढ़ के आ रहा था कि विपक्ष कहीं न कहीं से उसमें देख रहा है कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर भी बहस चाहता है, अडानी पर बहस चाहता है, फलाना चीज पर। तो देखिए, अच्छी बात है, एक स्वस्थ लोकतंत्र, एक मजबूत लोकतंत्र, एक जीवंत लोकतंत्र में ये सब होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मेरा पूरा भरोसा है कि विकास की जो राहें अब तक हमने जो मंजिलें तय की हैं उसी मंजिल पर आगे बढ़ने के लिए बजट भी होगा। ये बिल्कुल। पी भट्टाचार्य जी, जैसा अपडेट भी मिल रहा है, अभिभाषण में कई आपके नेता है जो फिलहाल हिस्सा नहीं ले पाएंगे, तमाम सांसद नहीं उसका हिस्सा बन पाएंगे, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी जिसका जिक्र कहीं ना कहीं रामकृपाल जी ने भी किया है कि, और कहीं ना कहीं चेयर भी इस पर थोड़ी चिंता जताता रहा है कि हर छोटे मसले पर एक बड़े नियम के तहत हवाला देकर, चाहे वो एडजर्नमेंट मोशन रहा हो, कार्य स्थगन प्रस्ताव रहा हो, मुद्दे गंभीर रहे, उन पर चर्चा हो। सरकार भी ये कहती रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। तो थोड़ी गंभीरता दोनों तरफ से बैलेंस क्या हम देखेंगे थोड़ा बजट सत्र में? Do you not think that if inside the parliament, if I raise the issue of unemployment, बेरोजगारी, price rise, is it गंभीर मुद्दा है और हल्का मुद्दा है? We are talking about the GDP growth. What is the growth? Per capita income. अब लिखिए, मैं चैलेंज करता है। पी भट्टाचार्य जी, आइए हम सीधा देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय हमें, आइए उनको सुनते हैं। सत्र शुरू होने से पहले फिलहाल हम देख रहे हैं संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और फिलहाल वो संबोधित भी करेंगे। और इस समय आप सीधी तस्वीरें संसद भवन परिसर से देख रहे हैं। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। आपको बता दें कि सत्र 6 अप्रैल तक चलना है। 66 दिन का समय है, 2 भागों में बजट सत्र चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय तस्वीरों में हमें दिखते हुए संसद भवन परिसर वो पहुंच चुके हैं। बजट सत्र, राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ इस सत्र की शुरुआत होगी, और उसके पहले ये तस्वीरें संसद भवन परिसर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। नमस्कार साथियों, दो 2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है, और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज़ को मान्यता होती है, वैसी आवाज़ चारों तरफ से सकारात्मक संदेश लेकर के आ रही है। आशा की किरण लेके आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी की
आज पहली ही संयुक्त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्मान का भी अवसर है और दूर सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को, लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी का आज पहला उद्बोधन हो रहा है और हमारे संसदीय कार्य में गत 6-7 दशक से जो परंपराएं विकसित हुई हैं, उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जब पहली बार सदन में बोलने के लिए खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्यों न हो, जो वो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्मानित करता है, उनका आत्मविश्वास बढ़े उस प्रकार से एक सानुकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्जवल और उत्तम परंपरा है। आज राष्ट्रपति जी का उद्बोधन भी पहला उद्बोधन है। सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो, ये हम सबका दायित्व है। मुझे विश्वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारी देश की वित्त मंत्री भी महिला हैं। वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज के वैश्विक परिस्थिति में भारत के बजट के तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्व का ध्यान है। डावाडोल विश्व की आर्थिक परिस्थिति में भारत का बजट भारत के सामान्य मानवी की आशा आकांक्षाओं को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही, लेकिन विश्व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए सरकार, उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्य रहा है और हमारी कार्य संस्कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है, इंडिया फर्स्ट, सिटीजन फर्स्ट। सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी, उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी, लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए। और मुझे विश्वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी
बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति निर्धारण में बहुत ही अच्छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश को काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। तो सत्र को लेकर तमाम शुभकामनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी हैं और साथ ही एक उम्मीद जताई है कि सदन देश के जो नीति निर्धारण है उस दिशा में एक अच्छी चर्चा के जरिए कहीं ना कहीं अमृत निकालेगा। यानी